हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो इसमें मैं आपको हर आर्टिकल का समरी बताऊंगा और उसी के साथ कौन से पॉइंट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो बताने की कोशिश करूंगा। हमारा जो भी एनालिसिस है इट इज बेस्ड ऑन पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर, वो चाहे प्री का हो या मेंस का हो। देन सेकेंडली जो आपका यूपीएससी का और डिफरेंट स्टेट पीसीएस का जो ऑफिशियल सिलेबस है उसके ऊपर बेस्ड है। और थर्डली हमारी टीम और मेरा जो खुद का आपका एक्सपीरियंस है फर्स्ट हैंड प्री मेंस और इंटरव्यू का, उसके लिहाज से मैं आपको चीजें बता रहा हूँ। तो इसीलिए मैं आपको कोई भी चीजें इसमें एग्जैजुरेट नहीं करूंगा, सिंपली उसी चीजों पे आपको गौर करवाऊंगा जिसमें प्री या मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, बाकी आप आर्टिकल्स का जो पीडीएफ है ऑलरेडी आपको अवेलेबल है हमारे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप में, तो आप वहां से जुड़ के इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी जो लिंक है इसके रिगार्डिंग वो आपके डिस्क्रिप्शन वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें अवेलेबल रहेगा। ओके, नेक्स्ट है आपका एडमिशन का अनाउंसमेंट है। एडमिशन ओपन है एक्जिया आईएएस एकेडमी में। आप हमसे जुड़ सकते हैं थ्रू ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों ही मोड में, आपको जो मोड अच्छा लगता है। बाकी कोर्स की जो हाईलाइट है उसको इसमें मेंशन की गई है, इसको आप एक बार देख लीजिएगा। और बाकी फर्दर डिटेल्स के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल नंबर पे 6002417488 नंबर पे। ध्यान रखिएगा हमारा सिर्फ एक ही ऑफिशियल नंबर है जो यहाँ मेंशन किया हुआ है। जो कोर्स रहेगा उसमें हम आपको जो कोर सब्जेक्ट है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, इसका पूरा जो कंसेप्ट है वो क्लियर तरीके से समझाएंगे। और इसी के साथ जो और जैसे जीएस पेपर 2 में गवर्नेंस है, आईआर है, उनको भी कवर किया जाएगा। ओके, तो इसमें मैंने मोटा मोटा जो सब्जेक्ट्स है उसको दिखाया है। बाकी आप ध्यान रखिएगा कंप्रीहेंसिव कोर्सेस को पूरा कंप्रीहेंसिव तरीके से कंप्लीट किया जाएगा और स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा ताकि आपका प्री मेंस इंटरव्यू तीनों का हॉलिस्टिक प्रिपरेशन आप कर सके। इसी के साथ आप ध्यान रखिएगा और जो हाईलाइट है कोर्स की वो मेंशन की गई है। फैकल्टी एक्सपर्ट रहेंगे, एक्सपीरियंस रहेंगे, आपको पर्सनलाइज मॉनिटरिंग करेंगे। वीकली स्टडी प्लान भी दिया जाएगा, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। मॉक टेस्ट के जरिए आपका परफॉर्मेंस कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को टेस्ट किया जाएगा। और मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ हम आपको चीजें पढ़ाएंगे क्योंकि एग्जाम बहुत ज्यादा मल्टी डिसिप्लिनरी है। ओके, देन आपको वीकली फैकल्टी एंड पर्सनलाइज मेंटरिंग भी प्राप्त होगा। इसमें स्पेलिंग थोड़ा गलत है। ओके, वीकली स्टडी प्लान एंड मॉक टेस्ट जो अभी मैंने ऊपर बताया था। ओके, तो चलिए देखते हैं आगे। तो इससे पहले और कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। आपका जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है सीएससी है, तो सीएससी में दो एग्जाम आप देखते हैं, एक यूपीएससी ऑल इंडिया लेवल में और दूसरा आपका जो जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। तो ध्यान रखिएगा आप जब भी प्रिपरेशन करते हैं तो इसमें आपको 1 से 2 साल का समय लगता है प्रिपरेशन में। कोई कहेगा कि 6 महीने में हो जाता है, वैसा वैसा बात नहीं है। कोई 1-2 के साथ हो सकता है, लेकिन इन जनरल ओके 1 से 2 साल का समय लग जाता है, मिनिमम 1 साल तो लगता ही है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, 1 साल तक एग्जाम को क्लियर करने के बारे में आपको टेंशन नहीं लेनी है। आपको जो टेंशन लेनी है वो ये कि कैसे आप सही तरीके से पढ़े, क्योंकि ये सिर्फ एक आपका नॉलेज का टेस्ट नहीं है, आईक्यू का टेस्ट नहीं है। आपके अंदर जो ऑफिसर की पोटेंशियलिटी है उसको आपको डेवलप करना होगा। चीजों को आपको क्या है एज अ सिविल सर्वेंट, कोई भी टॉपिक आप देखते हैं उसको सिविल सर्वेंट के पर्सपेक्टिव से देखना होगा कि कल आप एक फ्यूचर में कल ऑफिसर बनते हैं, आईएएस बनते हैं या आईपीएस बनते हैं, या फिर आपके स्टेट पीसीएस के आप सिविल या पुलिस फोर्स में ज्वाइन करते हैं। तो उसमें आपको एज एज एन ऑफिसर आपका क्या रोल रहेगा, आप सोसाइटी की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, उस पर्सपेक्टिव से चीजों को जनरली समझना जरूरी होता है। और ध्यान रखिएगा इसमें आपको 1 से 1.5 साल अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है, उसके बाद अच्छा अटेम्प्ट आपको देना है। लेकिन आप देखते हैं कि 1-2 सिंसियर अटेम्प्ट के बाद भी आपका एग्जामिनेशन क्लियर नहीं हो रहा है, तो उसके बाद आप क्या कीजिएगा, पूरा समय पढ़ाने में व्यतीत मत कीजिएगा। उसके बाद मैं मानता हूं कि आप अर्न भी करें और उसी के साइड बाय साइड प्रिपरेशन भी अपना चालू रखें, ताकि जो फाइनेंशियल बर्डन है वो ना रहे। ओके, क्योंकि वो चाहे आपका लड़का हो या लड़की हो, ओके, मेल हो या फीमेल हो, तो उनको क्या होता है
आपका एक फाइनेंशियल जो बर्डन होता है वो रहता है। तो इसीलिए क्या करना है, 1-2 साल आपको रिगोरस प्रिपरेशन करना है, उसके बाद अच्छी तरीके से एग्जामिनेशन देना है, सिंसियर अटेम्प्ट देना है, और आपका लक साथ रहा, हार्डवर्क साथ रहा, ओके, कंसिस्टेंसी साथ रही तो आपका क्लियर हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो आपको क्या करना है, कोई जॉब देख के ही, ओके, या फिर साइड बाय साइड आपको कोई अर्निंग का सोर्स भी देख के ही आपको इसको कंटिन्यू करना है, ताकि प्रेशर आपके ऊपर ना रहे, ओके। तो प्रेशर के साथ क्या होता है, प्रिपरेशन अच्छा नहीं होता है। तो इसीलिए 1-2 साल में प्रिपरेशन आपका जब करेंगे प्रेशर कम रहेगा, लेकिन बार बार जब फेलियर को फेस करेंगे तो आपका प्रेशर ज़्यादा बढ़ेगा, ओके। और ध्यान रखिएगा, सिविल सर्विस इज नॉट इक्वल टू योर लाइफ, ओके। तो ये बस एक जरिया है सोसाइटी को सर्व करने का। तो कोशिश कीजिए कि आपका जो इमोशनल स्ट्रेंथ है, कंसिस्टेंसी है, लक है, वो साथ दे, जो टाइमिंग है वो साथ दे, ओके। तो ये सिर्फ क्या है, एक इंटेलेक्ट या फिर नॉलेज या फिर आईक्यू का एग्जाम नहीं है, ओके। चलिए आगे देखते हैं। तो फर्स्ट आर्टिकल बात करता है ईरान और इजराइल के बीच में जो टेंशन बढ़ी। तो इजराइल ने सबसे बड़ा अटैक किया ऑन ईरान, ओके। तो ईरान के जो आपके नातांज जो प्लेस है, वहाँ जो ये माना जाता है कि न्यूक्लियर फैसिलिटी डेवलप किया जा रहा है बाय ईरान। और जो आपका IAEA का रिपोर्ट है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी जो एजेंसी है, ओके, प्लस जो आपकी मोसाद है एक इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ इजराइल। तो मोसाद ने भी ये आपकी रिपोर्ट में रिवील किया इजरायली गवर्नमेंट को कि ईरान बहुत हद तक न्यूक्लियर जो वेपन है उसको डेवलप कर चुका है और उसको फाइनलाइज करना बाकी है। और IAEA जो एजेंसी है, जो क्या करती है, न्यूक्लियर फैसिलिटीज के को चेक करती है, न्यूक्लियर जो प्रोलिफरेशन है, जो न्यूक्लियर वेपन्स का बढ़ाव है, उसको रोकने की कोशिश करता है। तो IAEA को भी क्या है, आपका जो डेटा है वो क्लियर तरीके से नहीं दिया गया भाई ईरान। तो इसी की वजह से क्या है, इजराइल ने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर दिया ऑन ईरान, कि ईरान अगर इन फ्यूचर न्यूक्लियर वेपन को पूरी तरीके से हासिल कर लेता है तो ये इजराइल का जो एग्जिस्टेंस है उस पर सवाल खड़ा करता है, क्योंकि ईरान क्या है आपके इजराइल के फॉर्मेशन के समय से ही बहुत ज्यादा हॉस्टाइल है अगेंस्ट इजराइल। तो इसीलिए इजराइल ने किया है आपका प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर दिया है इन ईरान नतान्स, ओके। तो अभी इसके आपके रिटेलिएशन में आपके ईरान ने भी ड्रोन स्ट्राइक किया है ऑन इजराइल। तो अभी ये जो पूरा मुद्दा है आप देख सकते हैं, इससे अभी एक क्या है, इंटरनेशनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे एक टेंशन आपका फैलेगा। एक आप देख सकते हैं कि डिप्लोमेटिक टेंशंस आ सकती है, नेशंस के बीच में रिलेशंस में टेंशन आ सकती है। तो ये हो गया पूरा मुद्दा, ओके, ध्यान रखिएगा। अभी ये जो मुद्दा है, क्वेश्चन इस मुद्दे को लिंक करके पूछा जाएगा, इंडिया के इंटरेस्ट को लिंक करके, कि जो आपका वेस्ट एशिया या फिर मिडिल ईस्ट में जो इंस्टेबिलिटी चल रही है, ओके, तो उस इंस्टेबिलिटी का इंडिया के ऊपर क्या असर पड़ सकता है, या फिर क्या पॉजिटिव नेगेटिव असर पड़ेगा। तो मोस्टली नेगेटिव असर ही हम इसमें देख सकते हैं। तो नंबर 1 क्या है, अभी हमारा जो रिलेशन है इंडिया का, हम आपके बैलेंस रखते हैं ईरान के साथ भी, इजराइल के साथ भी। इसमें हम अभी दोनों में से किसी को सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, तो हमें एक बैलेंस अप्रोच इसमें रखना होगा। हमारी जो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की जो सवाल है उसको इसमें हम इस्तेमाल करेंगे, कि हमें स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी एक बैलेंस इसमें मेंटेन करना है। हम आउटराइटली किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन उसमें हम एक चीजें मेंटेन करना होगा हमें, कि इंडिया वांट्स पीस इन द ग्लोबल एरिना, और हम चाहते हैं कि जो प्रॉब्लम है ग्लोबल एरिना में वो डेमोक्रेटिकली पीसफुल तरीके से नेगोशिएटेड वे में सॉल्व हो, ना कि थ्रू आपके आर्सेनल गोला बारूद से सॉल्व करने की जगह हमें डेमोक्रेटिक वे से सॉल्व करना चाहिए। ये चीजें हम लिख सकते हैं। सेकेंडली, आप इकोनॉमी में देखें तो हम क्या करते हैं, अभी आपके ईरान से ऑयल इंपोर्ट करते हैं, पहले की मुकाबले बहुत कम है, लेकिन फिर भी हम ईरान से ऑयल इंपोर्ट करते हैं। देन ईरान के साथ जो चाबहार पोर्ट है
उसको भी हम डेवलप कर रहे हैं, ताकि हम क्या कर सके, जो आपका इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है, देन आपका आपका इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर है, उसको लिंक कर सके। तो इसीलिए ईरान के साथ भी हमारा रिलेशन अच्छा रखना बहुत जरूरी है। फिर जो इंडियन डायस्पोरा है वो मिडिल ईस्ट में बहुत ज्यादा है, तो हम क्या नहीं कर सकते, किसी एक देश को आउटराइटली सपोर्ट या फिर रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। ओके, तो इसमें पहला आपने डिप्लोमेटिक देखा, सेकेंडली आपने इकोनॉमिक देखा, थर्डली आप डायस्पोरा को हमने देखा, फोर्थली आप देख सकते हैं कि हमारा जो डिफेंस टाई है ओके विथ इजराइल वो काफी अच्छा है। हम काफी जैसे ड्रोन की टेक्नोलॉजी हो या फिर आपके डिफरेंट मिसाइल टेक्नोलॉजी हो, इन सभी चीजों में हम कोलैबोरेटली काम कर रहे हैं विथ इजराइल। एंड देन एग्रीकल्चर के फील्ड में भी देखे तो हम एग्रीकल्चरल जो इनोवेटिव टेक्निक्स है ओके, आपका जो वाटर को कैसे हम कम इस्तेमाल करके एग्रीकल्चर कर सकते हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी के लिए हम कोलैबोरेट कर रहे हैं विथ इजराइल। ओके, तो इसी के वजह से क्या है, हमें इसमें एक आपका बैलेंस अप्रोच रखना होगा और हमें एक रोल प्ले करना होगा, ताकि हम क्या कर सके, ऐसे जो भी आपके कंफ्लिक्ट है उसको एस्केलेट होने से कम कर सके। ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट रहेगी, इंडिया का पर्सपेक्टिव इस पे इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, तो बाकी चीजें आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएंगी। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है एग्री एजुकेशन। इट मीन्स एग्रीकल्चरल एजुकेशन मस्ट फोकस ऑन एक्सपोर्ट कंस्ट्रेंट्स। तो ये क्या कर रहा है कि आपका एग्रीकल्चर का जो हमारा प्रोडक्टिविटी है वो ऑलरेडी ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से और डिफरेंट अदर आपके इनिशिएटिव्स की वजह से बढ़ रहा है। ओके, लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है, हमारा जो एग्री प्रोडक्ट है उसमें आपके एक्सपोर्ट में बहुत ज्यादा कंस्ट्रेंट्स है। ओके, टैरिफ मेजर्स लिए जाते हैं बाय डिफरेंट नेशन, टैरिफ ज्यादा लगाई जाती है। देन सेकेंडली सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स लिए जाते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, उसमें आपकी जो पेस्टिसाइड्स की रेसिड्यू है ओके, या फिर आपकी जो फर्टिलाइजर की रेसिड्यू है वो बहुत ज्यादा रहती है। तो इसीलिए क्या करते हैं, डिफरेंट जो आपके वेस्टर्न नेशन है वो हमारे प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर देते हैं, या फिर उनके कंट्री में हम प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। तो अभी इसके ऊपर क्या है, हमें हमारे फार्मर्स को एजुकेशन देना बहुत जरूरी है कि आपके जो प्रोडक्ट है उसमें कितना हद तक आप फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं ओके, या फिर पेस्टिसाइड्स वीडिसाइड्स यूज कर सकते हैं, या फिर प्रोडक्ट की क्वालिटी को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है ताकि हम वेस्टर्न मार्केट में इसको बेच सके। तो वैसा एजुकेशन हमारे फार्मर्स को देना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसीलिए ये जो आर्टिकल है स्पेशली एग्री एजुकेशन में फोकस करने को कह रहा है, वो भी स्पेशली एक्सपोर्ट कॉन्स्टेंट्स के ऊपर, कि किस वजह से एक्सपोर्ट के ऊपर कंस्ट्रेंट्स आ रही है। ओके, बिकॉज ऑफ यूजिंग मच ऑफ सिंथेटिक फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स, इनकी वजह से क्या है, वेस्टर्न कंट्रीज हेल्थ को लेके बहुत ज्यादा कंसर्न है ओके, और उनके जैसे हमारे आपके फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसी तरह से उनका भी आपका रेगुलेटरी बॉडी से जो क्या करती है, हमारे फूड को टेस्ट करने के बाद रिजेक्ट कर देती है। और इसीलिए क्या है, हमारा जो एक्सपोर्ट अर्निंग है फार्मर्स को वो बहुत कम रहता है। तो इसमें ये आर्टिकल सिंपली उसी में फोकस करता है कि एक्सपोर्ट कंस्ट्रेंट्स के ऊपर हमारे फार्मर्स को एजुकेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, जो हमारा ICAR है ओके, ICAR जो आपका रिसर्च इंस्टीट्यूट है फॉर एग्रीकल्चर, देन स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज है। तो ये क्या कर सकती है, आपके फार्मर्स को नॉलेज दे सकती है अबाउट एग्रीकल्चर ओके, ताकि हम क्या कर सके, सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर को बेटर कर सके, और जो मैक्सिमम रेसिड्यू लिमिट्स है उसको हम पास ना करें, उसके अंदर ही रहे, ताकि हमारी प्रोडक्ट्स क्या हो, फॉरेन मार्केट में बिक सके और बेटर इनकम हो। तो यही आर्टिकल बात कर रहा है, बाकी चीजें आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएंगी। तो अभी अगर कुछ थियोरीज देखें तो मैं इसमें एक थ्योरी आपको समझाना चाहूंगा, कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी। डेविड रिकार्डो ने दिया था ये थ्योरी। तो ये थ्योरी के हिसाब से अभी देखिए तो हमारे देश में बहुत सारे एग्रो क्लाइमेटिक जोन है जिसमें डिफरेंट तरह के हम फूड क्रॉप्स उगा सकते हैं। तो अभी क्रॉप्स तो हम उगा सकते हैं, लेकिन हाई वैल्यूड फूड क्रॉप्स, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, बिकॉज ऑफ नॉन कंप्लायंस विद ग्लोबल स्टैंडर्ड, हमारा जो फूड का आपका प्रोडक्ट है वो ग्लोबल मार्केट में नहीं बिक पाता है। तो इससे हम क्या करते हैं, हमारा जो एडवांटेज है ज्योग्राफी का वो उसको हम नहीं ले पा रहे हैं।
फिर जो लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म है, इसमें अभी आपके WTO है, तो WTO का भी नॉर्म है कि आप एक लेवल के ऊपर आप जो सैनिटरी फाइटोसैनिटरी मेजर्स है वो नहीं ले सकते हैं। नहीं तो आपके प्रोडक्ट के ऊपर कोई देश अगर बैन लगाना चाहता है तो वो लगा सकता है। ओके, तो इसीलिए हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्टिव पर्सपेक्टिव रखना है कि ग्लोबल लेवल में जो एक्सपेक्टेशन है कंज्यूमर का, वो डोमेस्टिक लेवल पे हम उसको मीट करने की कोशिश करें। तो उसके लिए क्या करना है, हमारे जो आपके फार्मर्स है उनको एजुकेशन देना काफी जरूरी है। ओके, तो वही इस आर्टिकल का मेन मकसद है लिखने का। तो इस ये आपको एक अच्छा इंसाइट प्रोवाइड करेगा, ओके, कि एग्रीकल्चर को हम कैसे बूस्ट कर सकते हैं। तो उसमें जैसे कृषि विज्ञान केंद्र है, तो उनको क्या करना पड़ेगा, एग्रीकल्चरल जो एक्सटेंशन सर्विस है, एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन सर्विस मीन्स नॉलेज का सर्विस प्रोवाइड करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। ध्यान रखिएगा, 2 आर्टिकल है जो डेमोग्राफी के ऊपर बात कर रहा है। पहला आर्टिकल और इधर एक दूसरा आर्टिकल भी है। दोनों आर्टिकल का जो कंसर्न है थोड़ा मतलब डिफरेंट है। जो पहला आर्टिकल है ये क्या क्या बात कर रहा है कि आज के समय पे अगर आप देखें तो इंडिया में डेमोग्राफिक डिविडेंड का सर्च है। ओके, डेमोग्राफिक डिविडेंड मतलब पॉपुलेशन, जो यंग पॉपुलेशन है उनकी जो आपकी परसेंटेज है बहुत ज्यादा है। जैसे बिलो 35 ईयर्स के जो पॉपुलेशन है वो लगभग 65% है जो यंग है। तो एक यंग पॉपुलेशन क्या करता है, देश को आपका वर्कफोर्स प्रोवाइड करता है, ह्यूमन रिसोर्स प्रोवाइड करता है। तो अभी ये जो डेमोग्राफी है या फिर जो डेमोग्राफी की जो डिविडेंड है, जो लाभ हमें मिल रहा है, तो इसका लाभ हमें एक्चुअल में कब मिलेगा। अभी जो हमारे पास यंग इंसान है, यंग पॉपुलेशन है, तो उन यंग पॉपुलेशन को हमें स्किल करना होगा, यंग पॉपुलेशन को बेटर एजुकेशन देना होगा ताकि वो डिफरेंट फील्ड में लाइक प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्चरी सेक्टर में काम कर सके। तभी क्या कर सकते हैं, वो देश को कमा के दे सकते हैं, खुद भी कमा के अपना जो आपका परिस्थिति है उसको सुधार सकते हैं, फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं, देश का एज वेल एज अपना और अपने परिवार का। लेकिन अभी हमारे देश में जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो स्किल्ड है, कम एजुकेटेड है, जिसके वजह से क्या हो रहा है, जो डेमोग्राफी है वो एक समय में जाके डिजास्टर में तब्दील हो जाएगी। ओके, क्योंकि डेमोग्राफिक जो डिविडेंड है वो 2045 तक हमारा पीक में रहेगा, 2045 या 2050 तक। ये किसने कहा है, UNFPA, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड ने कहा है 50 तक। उसके बाद क्या होगी, जो पॉपुलेशन है वो एजेड होने लगेंगी। और आज के समय पे, इस समय पे अगर आप देखें तो अभी क्या है, आपकी जो यंग जनरेशन है वो डिले कर रही है मैरिज में। फिर आपके जो उनका चाइल्ड है, 2 चाइल्ड नॉर्म गवर्नमेंट ने बनाया है, लेकिन जो कपल्स है वो एक चाइल्ड को ही प्रेफर करते हैं। किसी समय एक चाइल्ड भी आप नहीं देखेंगे, बहुत लेट बर्थ होता है। तो इससे अभी क्या है, जब आपके 2050 तक पॉपुलेशन क्या होगी, आधा से ज्यादा आबादी आपकी एजेड हो जाएंगी। और तब क्या होगा, आपका डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारा नहीं रहेगा, यंग पॉपुलेशन नहीं रहेंगी। जो चाइना का अभी सिचुएशन है, देन जो अभी आपका किसका सिचुएशन है, लाइक जापान का सिचुएशन है, साउथ कोरिया का सिचुएशन है, तो वैसा सिचुएशन आपको इंडिया में भी देखने को मिलेगा एक समय तक। तो इसीलिए क्या करना है, अभी जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसको हमें एजुकेशन देके, स्किल देके, हमारे जो डिफरेंट आपके सेक्टर्स है उसमें उनको काम में लगवाना है। और प्लस काम में लगने के लिए भी क्या है, डिफरेंट इंडस्ट्रीज को बननी जरूरी है। तो उसके लिए भी गवर्नमेंट को इंडस्ट्रियलाइजेशन, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी बूस्ट दिलवाना जरूरी रहेगा, ताकि हम बाय 2047 विकसित भारत बन सके। अभी ये जो अगला आर्टिकल है ना, ये भी डेमोग्राफिक डिविडेंड के बारे में बात कर रहा है। ये बोल रहा है कि आज के समय पे जो मैंने अभी बताया कि जो अभी नए यंग जनरेशन है वो आपके लेट मैरिज करते हैं, ओके, या फिर वो क्या करते हैं, आपके जो चाइल्ड है, 1 चाइल्ड मैक्सिमम 2 चाइल्ड होता है, और मैक्सिमम को देखेंगे कि 1-2 चाइल्ड के अंदर ही है। तो एक समय पे जाके क्या होगा, बाय 2050 जो अभी बताया कि हमारी जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो फॉल करने लगेंगे बिकॉज ऑफ फॉलिंग फर्टिलिटी रेट थ्रेटन्स चाइना लाइक क्राइसिस। तो अभी चाइना जैसे क्राइसिस फेस कर रहा है वर्कफोर्स का, तो वो वर्कफोर्स का क्राइसिस हम भी फेस करेंगे बाय 2050। और ध्यान रखिएगा कि 2050 का बारे में अभी हमें क्यों सोचना है, क्योंकि पॉपुलेशन, अगर हम 2050 में सोचेंगे कि पॉपुलेशन कम है, वो तभी आपका अगर इंसेंटिवाइज किया जाए कपल्स को कि आप 2-3 या फिर 3 से ज्यादा चाइल्ड आप बर्थ दे, तो उस समय वो चाइल्ड बड़े होंगे तो फिर 2070 हो जाएगा। तो इसीलिए उस प्रॉब्लम के लिए हमें अभी से सोचना जरूरी है। ओके, तो आपके जो 2 चाइल्ड नॉर्म है उसको इसमें क्रिटिसाइज किया गया है कि 2 की जगह 3 चाइल्ड
या फिर 3.5 जो है उस मार्क में ये रहना चाहिए तो अच्छा रहेगा। ओके, हम क्राइसिस को फेस नहीं करेंगे। बाकी ध्यान रखिएगा, ये जो पॉइंट है 1952 में इंडिया वर्ल्ड का पहला कंट्री है जिसने क्या किया, पॉपुलेशन फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लिया था। फिर 2000 में आपका नेशनल पॉलिसी ऑन पॉपुलेशन लिया था जिसके तहत फर्टिलिटी को कितना में फोकस किया गया है, 2.1। ओके, तो अभी इसमें ध्यान रखिएगा, ये जो पॉइंट है ना, जो ये ईयर्स है, ये पूछे जा सकते हैं प्रीलिम्स में, और मेंस में जब लिखेंगे तो जहां आपको जरूरत होगा वहां पे इन पॉइंट्स को आपको सब्सटेंशिएट करना जरूरी रहेगा। ओके, बाकी इसमें भी आप देखेंगे तो फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग के समय ही आपकी फैमिली प्लानिंग ली गई थी, जो हमने इस आर्टिकल में देखा। ये रहा इस पॉइंट पे जहां पे मैं लेजर को हाईलाइट कर रहा हूं। ओके, तो इन सभी चीजों को आपको ध्यान में रखना जरूरी रहेगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, reframing religious freedom. The discourse must be situated in a national context. तो अभी ध्यान रखिएगा कि reframing religious freedom में, इसमें आपका जो इंडिया का आपका सेक्युलरिज्म है और जो वेस्टर्न सेक्युलरिज्म है उसको इसमें दर्शाया गया है कि जो आपका वेस्टर्न सेक्युलरिज्म है, वेस्टर्न का जो सेक्युलरिज्म का नॉर्म है, जो आपके लगभग 1500-1600 सन में आया था। ओके, जो क्या कहता है कि रिलीजन और स्टेट के बीच में वाटर टाइट सेपरेशन होना चाहिए। रिलीजियस मैटर में स्टेट बात नहीं करेगी, स्टेट के मैटर में रिलीजियस बात नहीं करेगा। और रिलीजियस क्या करेगी, रिलीजियस मैटर क्या करेगी, एकदम कन्फाइंड रहेंगी अपनी इंस्टीट्यूशन के अंदर ही। ओके, तो ये क्यों था ऐसा, आपका वाटर टाइट सेपरेशन क्यों लाया गया वेस्टर्न रीजन में, स्पेशली आप देखें तो फ्रांस जैसे देशों में। इसका रीजन ये था कि आप अगर यूरोपियन जो आपके हिस्ट्री है, मेडिएवल हिस्ट्री, उसमें देखें तो आप एक रिलीजियस और रिलीजियस वॉर देख सकते हैं। ओके, रिलीजियस डोमिनेंस देख सकते हैं आप स्टेट के ऊपर। लेकिन इंडिया में अगर आप देखें सेकुलरिज्म को, या फिर सेकुलरिज्म का जो हमारा टेंडेंसी है या फिर नॉर्म है, आप एकदम पास्ट से अगर देखें, ओके, इंडस वैली सिविलाइजेशन से आप देखें तो जो आपका हिंदू सिविलाइजेशन है वो डेवलप हुआ, हिंदू रिलीजन डेवलप हुआ, हिंदू कल्चर डेवलप हुआ। उसके बाद आप देखें तो 6th सेंचुरी BC में बुद्धिज्म आया, फिर आपका जैनिज्म आया। ओके, उसके बाद आप देख सकते हैं कि एडी में अगर आप देखें तो क्रिश्चियनिटी आया, फिर आपका इस्लाम आया। ओके, उसके बाद भक्ति मूवमेंट के समय आप क्या देख सकते हैं, सिखिज्म आया। तो इंडिया के अंदर आप देख सकते हैं कि कितने डिफरेंट तरह के रिलीजन, हमारे जो सोशियो कल्चरल जो एटमॉस्फेयर था उसमें डेवलप हुआ। तो हमारा जो सेक्युलरिज्म है वो इनहेरेंट है हमारे कल्चर में। तो इसीलिए हमारा जो सेक्युलरिज्म है उसको हम वाटर टाइट नहीं कर सकते हैं, या फिर मॉडर्न जो सेक्युलरिज्म है उसको हम उससे हमारा जो सेक्युलरिज्म है वो कहीं गुना ऊपर है। तो इसीलिए हमने क्या किया, जब हमारी देश ने आज़ादी को हमने अचीव किया थ्रू फ्रीडम स्ट्रगल, तो उसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में हमने एक आपका नॉर्म लिया, सर्व धर्म समभाव। हमने स्ट्रिक्ट और वाटर टाइट सेपरेशन नहीं रखा लाइक वेस्टर्न मॉडल। स्ट्रिक्ट चर्च स्टेट सेपरेशन हमने नहीं रखा कि स्टेट क्या करेगी, सर्व धर्म के लिए समभाव रखेगी, सबके लिए एक ही भाव रखेगी, और स्टेट इंटरवीन नहीं करेगी रिलीजन में तब तक जब तक रिलीजन क्या नहीं करता है, किसी इंडिविजुअल का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स वायलेट नहीं करता है। ओके, और जब वायलेट करता है तब जरूरी है कि हम क्या करें, आपके हमारे स्टेट क्या करे, उन नॉर्म्स को जो इंडिविजुअल राइट्स वायलेट कर रहा है उसको आपका स्टॉप करे, उसमें इंटरवीन करे। लेकिन अभी आप वेस्टर्न नेशंस में देखेंगे तो उनका रिलीजियस कोई प्रैक्टिस है, तो उसमें क्या है, स्टेट इंटरवेन नहीं करती है, स्टेट के अफेयर्स में भी रिलीजन इंटरवेन नहीं करता है। ओके, तो अभी अगर आप फ्रांस में जाएंगे तो आप पब्लिक प्लेसेस में रिलीजन सिंबल डिस्प्ले नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमारे देश में क्या है, जब तक कोई टेंशन कोई क्रिएट नहीं करेगा तब तक ये अलाउ है। ओके, लाइक आप देख सकते हैं कि आपके हमारे जो पब्लिक रोड है उसमें भी प्रोसेशंस अलाउ की जाती है डिफरेंट रिलीजियस पीपल को, ग्रुप को। क्यों? क्योंकि एक हार्मोनियस कंस्ट्रक्ट आप देख सकते हैं रिलीजन एंड किसके बीच में, स्टेट के बीच में। और
यही हमारा क्या है, वे ऑफ लाइफ है। यही हमारा सिविलाइजेशन हमें सिखाता है कि हम स्टेट के साथ भी मिलजुल के अपने हर रिलीजन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो पास्ट में भी आप अगर देखें तो जैसे आपके चंद्रगुप्त मौर्य थे, वो जैन थे। ओके, फिर उनके जो सन थे वो आपके आजीविका थे। उनके जो सन थे अशोका, वो आपके बुद्धिस्ट बुद्धिज्म को पेट्रोनेज उन्होंने दिया था। तो देख सकते हैं कि कैसे आपके एक ही फैमिली के जो रूलर थे उन्होंने डिफरेंट रिलीजन को क्या किया है, पेट्रोनेज दिया है, और किसी के अगेंस्ट हेट नहीं फैलाया है। तो ये हमारा मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म है। तो ऐसा मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म हमें रखना है। एक दूसरे के अगेंस्ट हमें घृणा नहीं फैलानी है, एक दूसरे को क्या करना है, प्यार से रहना है। और टॉलरेंस जो वर्ड है ना, टॉलरेंस अपने आप में क्या है, एक नेगेटिव वर्ड है, मतलब आप समहाउ टॉलरेट कर रहे हैं। लेकिन टॉलरेंस की जगह क्या होना चाहिए, एक दूसरे को हमें आपका सद्भाव रखना चाहिए। कॉर्डाइल आपकी जो धारणा होती है, भाव होता है, वो हमें रखना चाहिए कि जो रिलीजन है वो अल्टीमेटली क्या है, पाथ टू स्पिरिचुअलिटी है। ओके, स्पिरिचुअलिटी के लिए आपके मन को शांत करने के लिए, मन को अच्छा रखने के लिए, दिमाग को अच्छा रखने के लिए हमें रिलीजन क्या करता है, एक वे प्रोवाइड करता है। तो रिलीजन क्या है, आपका सोल का साइंस है। हमारा जो सोल है उसका साइंस है, जो हमें क्या करता है, आपके डिफरेंट तरह के अनएथिकल एक्ट से, इमोरल एक्ट से हमें बचाता है। तो हर रिलीजन में आप देखिएगा ऐसे चीजें मेंशन की गई है, जो इसका कोर फिलोसफी है हर रिलीजन का। ओके, तो वो हमें ध्यान में रखना जरूरी है आज के समय पे। तो आज के समय पे आप देख सकते हैं कितने ज्यादा कम्युनल वायलेंस है, हेट्रेड है। ओके, इनको हमें दूर करना है, वही चीजें इसमें मेंशन की गई है। तो ध्यान रखिएगा इस पॉइंट से सेकुलरिज्म से क्वेश्चन पूछा जाता ही जाता है। फिर यूडीएचआर क्या है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इसमें आप मेंस में इसका टच दे सकते हैं। तो यूडीएचआर भी सेकुलरिज्म के बारे में बात करता है, लेकिन वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म के बारे में बात करता है, जिसको 1948 में लिया गया। ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। ओके, देन अगर आप और देखिए नेक्स्ट में जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल है 25 टू 30, इन आर्टिकल्स को पूछा जा सकता है। ओके, 25 टू 28 आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, एंड 29 टू 30 कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स के बारे में बात करता है, जो हमारे देश की यूनिटी को इन डाइवर्सिटी, कैसे हम यूनाइटेड है वो दर्शाता है। प्लस कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, हर धर्म को, हर भाषा को कैसे रिकॉग्नाइज कर रहा है वो दर्शाता है। ओके, तो इन सभी चीजों को आपको ध्यान रखना जरूरी रहेगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है द पास्ट इज एन इंस्पिरेशन। ये भी काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसमें क्या बता रहा है, इस लाइन से आप समझ पाएंगे पूरा आर्टिकल। सेलिब्रेटिंग दोज हु रेजिस्टेड इन्वेजन इज नॉट शोवेनिज्म, इट इज रिक्लेमिंग हिस्ट्री। तो अभी अगर हम जैसे आपके जो मराठा किंग है, या फिर राजपूत किंग है, या फिर आसाम में अगर देखें तो आपके अहोम किंग है, तो इन्होंने क्या किया था, जो आपके इन्वेजन्स हुए थे। ओके, स्पेशली अगर आप देखें तो मिडिल ईस्ट रीजन से जो मुस्लिम इन्वेजन थे उनको रेजिस्ट किया था। ओके, अपने देश की उस समय अपने जो एरिया था, अपना किंगडम था, उसकी सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की थी। तो अभी जो इन्वेजन्स हुए थे, ये जो इन्वेडर्स थे, उनको जिस तरीके से हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, ओके, और उसी तरीके से अगर हम हमारे राजा महाराजा को पढ़ते हैं जो आपके इंडिजेनियस थे, पहले से थे, तो ये चौबेनिज्म को नहीं दर्शाता है। ओके, ये नहीं दर्शाता है कि आप अल्ट्रा नेशनलिस्ट हैं। ओके, या फिर आप किसी को हेट करते हैं। तो चौबेनिज्म क्या है, किसी के अगेंस्ट हेट फैलाना। ओके, नेशनलिज्म के नाम पे, कल्चरल नेशनलिज्म के नाम पे, उसी को कहा जाता है चौबेनिज्म। लेकिन अगर हम अपने राजा महाराजा के बारे में पढ़े, कैसे उन्होंने फाइट किया था अगेंस्ट द इन्वेडर्स, तो ये चौबेनिज्म नहीं है, ये रिक्लेमिंग ऑफ पास्ट है, रिक्लेमिंग ऑफ हिस्ट्री है, जिसको मार्जिनलाइज किया गया है। तो अभी आप देख सकते हैं इंडिया के डिफरेंट रीजन में, ओके, जैसे मैंने आपको बताया, आसाम में आप अहोम रूल को देख सकते हैं, फिर आप महाराष्ट्र में मराठा रूल को देख सकते हैं, राजस्थान रीजन में राजपूत रूल को देख सकते हैं। तो ये जो रूल थे, जो लोकल रूलर्स थे, इनके बारे में जानना पढ़ना ये किसी भी तरीके से शॉविनिज्म नहीं है। इससे क्या होता है, जो हमारे आपके उस समय के लीडर्स थे, उनका जो आपका ग्लोरी था, जो प्राइड था,
उसको हम जानना चाहते हैं, जो सिविलाइजेशन उन्होंने डेवलप किया था उसको हम जानना चाहते हैं, सच को जानना चाहते हैं, रिमेंबर करना चाहते हैं, उनको ग्रेटिट्यूड देना चाहते हैं, तो ये क्या है, गलत बात नहीं है। ओके, इन गुड फेथ ये सही है, तो वही सभी चीजें इसमें कही गई है। ओके, ध्यान रखिएगा, काफी अच्छा आर्टिकल है। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है स्टेट्स टैक्स पाई में स्टे एट 41%। तो अभी ध्यान रखिएगा, सेंटर के पास अंडर 7 शेड्यूल, तो 7 शेड्यूल क्या करता है, डिवीजन ऑफ पावर को दर्शाता है। उसके अंदर ही 7 शेड्यूल में ही क्या है, आपके टैक्सिंग पावर को भी दर्शाया गया है। तो सेंटर का जो टैक्सिंग पावर है वो स्टेट से कई गुना ज्यादा है, और सेंटर क्या करती है, टैक्स से बहुत ज्यादा कमाई भी करती है। और उसके बाद अगर देखें तो स्टेट की बहुत ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है हर स्टेट की, लेकिन कमाती कम है। फॉर एग्जांपल हेल्थ का आपका जिम्मेदारी होना, ओके, देन आपका एजुकेशन का जिम्मेदारी होना, फिर एग्रीकल्चर का जिम्मेदारी होना, तो ये काफी इंपॉर्टेंट रेस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है स्टेट के पास। लेकिन स्टेट का जो कमाई है टैक्स से वो कम होता है, तो इसीलिए क्या होता है, जो सेंटर की कमाई होती है टैक्स के जरिए, उसका क्या होता है, जो नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस होता है उसका आपका डिवोल्यूशन किया जाता है, स्टेट्स को प्रोवाइड की जाती है थ्रू डिवोल्यूशन, टैक्स डिवोल्यूशन। तो उस टैक्स डिवोल्यूशन के लिए क्या है, हर 5 साल में फाइनेंस कमीशन का गठन किया जाता है बाय प्रेसिडेंट, जिसमें एक चेयरमैन और 4 मेंबर रहते हैं। और उनका काम क्या होता है, गवर्नमेंट को ये दर्शाना कि जितने कमाई आया है उससे कितना परसेंटेज टैक्स स्टेट को जाएगा। और उसमें भी आपके ध्यान रखिएगा 2 तरह का डिवोल्यूशन होता है, एक वर्टिकल एक होराइजेंटल। वर्टिकल हो गया ऊपर से नीचे आना, मतलब सेंटर से स्टेट को कितना परसेंट जाएगा, टोटल 41%। होराइजेंटल में क्या होता है, मतलब हर स्टेट को कितना जाएगा, तो हर स्टेट को बराबर नहीं जाता है, ये डिपेंड करता है पॉपुलेशन के ऊपर, उनके डेवलपमेंट के ऊपर, पर कैपिटा इनकम के ऊपर, फॉरेस्ट के ऊपर, टेरेन के ऊपर, तो उसके ऊपर डिपेंड करके टैक्सेस को आपका शेयर किया जाता है। ओके, तो इसमें अभी ध्यान रखिएगा, जो टैक्स का शेयरिंग है वो लगातार बढ़ते आया है। 10th फाइनेंस कमीशन में 29 था, 11 में 29.5, 12 में 30.5, 13 में 32%, और 14 में क्या है, ड्रास्टिकली आपका इंक्रीज हुआ 42%, सिग्निफिकेंट जंप। फिर 15 फाइनेंस कमीशन में 41 किया गया इसको, क्योंकि आपका जम्मू कश्मीर क्या हो गया, यूनियन टेरिटोरी हो गया, 2 यूनियन टेरिटोरी बनी, तो इनके लिए 1% रख दिया गया, जम्मू कश्मीर एज वेल एज लद्दाख के लिए। ओके, और अभी जो 16 फाइनेंस कमीशन जो 2026 से 31 तक रहेगा, जिसके सजेशंस इस समय तक चलेगा, तो लाइकली टू रिटेन 41% को रिटेन किया जाना है। और इसमें अभी मुद्दा क्या है कि ये तो सिंपली ये सभी चीजें पूछी जाएंगी। ओके, फाइनेंस कमीशन क्या है, कौन से आर्टिकल में फॉर्मेशन होता है, प्रीलिम्स में पूछा जाएगा। मेंस में फिस्कल फेडरलिज्म के बारे में पूछा जा सकता है, क्योंकि डिफरेंट स्टेट जो है वो बहुत ज्यादा जो आपका डिवोल्यूशन है वो डिमांड कर रही है कि और टैक्स जो है वो शेयर होना चाहिए, क्योंकि स्टेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है। एक समय पे जाके क्या होता है, स्टेट को बहुत ज्यादा बोरो करना पड़ता है। ओके, तो ये फिस्कल फेडरलिज्म का टेंशन एक रहता है, तो इसीलिए क्या है, हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है उसको पढ़ सकते हैं कि आपका लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म होना चाहिए, जिससे क्या है, आपके जो सेंटर और स्टेट है वो कोऑपरेट कर सके, ना कि फ्रिक्शन हो। फ्रिक्शन होने से क्या है, देश की उन्नति में ये भी एक बाधा डालता है। ओके, तो ये सभी चीजें आप ध्यान रखिएगा। ओके, बाकी आर्टिकल 280 ये सभी चीजें कहीं पे मेंशन होगी, उसको देख लीजिएगा। इस बार एपीएससी में पूछ लिया गया था कि 15 फाइनेंस कमीशन का जो टर्म है वो कब तक रहेगा। ओके, तो ये रहेगा आपका 31 मार्च 2026 तक। ओके, और इसका आपका 1 अप्रैल से रहेगा 31 मार्च 2031 तक। तो ये सभी चीजें आप गौर कीजिएगा। ओके, एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, रेट कट अलोंग वोंट रिवाइव ग्रोथ। तो आरबीआई ने 2025 में जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसने टोटल 100 बेसिस पॉइंट तक रेट कट किया है। 100 बेसिस पॉइंट मतलब 1%। तो अभी पहले 0.25 किया, फिर सेकंड में फिर से 0.25 किया, और थर्ड 0.50 किया, ताकि क्या किया जा सके, देश का जो ग्रोथ है उसको रिवाइव किया जा सके। लेकिन इसमें जो आर्टिकल है, जो ऑथर है, उन्होंने लिखा है कि रेट कट अलोंग वोंट रिवाइव ग्रोथ। सिर्फ रेट कट क्या करेगा, ग्रोथ को रिवाइव नहीं करेगा, क्योंकि रेट कट होने के बाद भी आप सिंपली अगर शेयर मार्केट को ही देखें तो आप नहीं देख पाएंगे कि मार्केट ग्रो कर रहा है। जो आपके नेगेटिव लगा हुआ था या फिर अभी भी माइनस में ही है।
तो अभी देश का मार्केट ग्रो करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? देश में आपका इन्वेस्टमेंट होना जरूरी है, लेकिन इन्वेस्टमेंट जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो नहीं हो रहा है। क्यों? बिकॉज जो आपका डिमांड है, मार्केट का जो डिमांड है, एग्रीगेट डिमांड, आपका रूरल एरिया से हो या फिर अर्बन एरिया से, वो काफी कम है। डिमांड काफी कम है, और कम होने की वजह से क्या है, जो आपके इंडस्ट्रीज है वो इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे हैं। जबकि ये पता है कि रेट कट हो गया है, लोन जो है अभी चीपली अवेलेबल होगा इंडस्ट्रीज को, फिर भी वो क्या नहीं कर रही है, आपकी बिजनेस को बढ़ा नहीं रही है आगे। जितने में उनका जितना साइज है उतने में ही अभी तक रखा गया है, बिकॉज डिमांड नहीं है। तो इसीलिए आपका डिमांड साइड में ध्यान देने की बातें कही गई है इस आर्टिकल में, कि आपका टैक्स ब्रेक देना जरूरी है कंज्यूमर के लिए। फिर गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में आपके खर्च करने जरूरी है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करेंगे तो बहुत सारे सेक्टर्स को डेवलपमेंट होगा, बहुत सारे सेक्टर्स में ग्रोथ आएगा, और उससे क्या है, जब डिमांड सर्ज होगा, अभी इंफ्रास्ट्रक्चर होते ही क्या है, बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा। ओके। फिर एमएसएमई को सपोर्ट देने के बारे में भी कहा गया है। एमएसएमई मतलब जो छोटे छोटे इंडस्ट्रीज, ओके, मोर देन 50% एमएसएमई आपके रूरल एरिया में है। तो एमएसएमई का जब ग्रोथ होगा तो उससे क्या है, जो लोकल लेवल में लोग हैं काम मिलेंगे, उसका कमाई होगा तो वो मार्केट में और चीजें खरीदना चाहेगा, कोई भी चीज हो, हाउस होल्ड हो, ओके, पर्सनल केयर का सामान हो। तो उससे क्या है, इंडस्ट्रीज जो है वो आपकी एनकरेज होगी कि मार्केट में डिमांड आ गया है, चलो कुछ प्रोडक्ट और बनाते हैं, अपना इंडस्ट्री को बढ़ाते हैं। तो वो करना ज्यादा जरूरी है। ओके। रेड रेड अलोंग विथ रेड कट। ओके। तो अलोन रेड कट ग्रोथ नहीं ला सकेगा, इसके साथ अलोंग करना होगा, इन सभी चीजों को ध्यान रखिएगा। मेंस में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या रेड रेड कट अलोन ग्रोथ रिवाइव कर सकता है? इसमें फिस्कल पॉलिसी की क्या आपकी सपोर्ट रह सकती है? ओके। और कैसे कोलैबोरेटिवली आपके मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी देश का जो दबा हुआ डिमांड है या फिर ग्रोथ है उसको कैसे सर्च कर सकता है? कमेंट करें, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। ओके। बाकी चीजें ध्यान में रखिएगा, थोड़ा पास्ट से 1991 से चीजों को कनेक्ट किया गया है इसमें। ओके। बाकी इसमें प्री के रिलेटेड कुछ फैक्ट हुआ तो उसको देख लीजिएगा। ओके। जैसे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या है, ओके, रेपो रेट क्या है, ये सभी चीजें प्रीलिम्स में पूछी जाती है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, ये बात कर रहा है, इंडिया अब्सटेन्स फ्रॉम गाजा सीज फायर रेजोल्यूशन इन यूएनजीए फॉर द फोर्थ टाइम इन 3 years। तो पिछले 3 सालों में अभी तक 4 बार यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में गाजा सीज फायर के लिए रेजोल्यूशन लाया गया है, लेकिन इंडिया ने अब्सटेन किया है। अब्सटेन किया मतलब प्रेजेंट नहीं रहा है। अगर प्रेजेंट रहा तो क्या है, आपको वोट करना पड़ेगा, या तो फेवर में या अगेंस्ट में। तो अभी हमारा जो आपका इंटरेस्ट है वो क्या है, कि हम न्यूट्रल रहे, ताकि हमारे दोनों पार्टी के साथ, ओके, जो पैलेस्टीनियन है उनके साथ भी हमारा रिलेशन ठीक रहे, एंड हमारा इसराइल के साथ भी जो रिलेशन है वो ठीक रहे। तो इसमें हमने क्या किया है, एक स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी अपनाई है। ओके, एक बैलेंस हमने अपनाया है। तो इसमें ध्यान रखिएगा, मॉरल इमोरल का कोई बात नहीं है, हमने अब्सटेन ही कर दिया है। अगर प्रेजेंट रह के किसी को वोट दे देते तो गलत होता है। एब्सटेन किया इसका मतलब हम क्या है, दोनों में से किसी को भी ना तो सपोर्ट करते हैं ना फेवर करते हैं। हम चाहते हैं कि जो प्रॉब्लम है उसका पीसफुल सोल्यूशन निकले। ओके। तो इसमें आप ध्यान रखिएगा, पहले तो हम 1947 तक से लेके 1992 तक, ओके, हम हमारा जो आपका पॉलिसी था गवर्नमेंट का, स्ट्रॉन्ग प्रो पैलेस्टाइनियन अप्रोच था, और हम इसराइल के अगेंस्ट वोट करते थे। फिर 1992 से लेके 2014 में हमने डिप्लोमेटिक रिलेशन इसराइल के साथ नॉर्मलाइज किया, लेकिन फिर भी हम कंटिन्यूअसली सपोर्ट देते रहे पैलेस्टाइन को। लेकिन 14 के बाद हम देख सकते हैं हमारे गवर्नमेंट ने स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक टाई रखा है विथ इसराइल, क्योंकि इसराइल के साथ अभी हम डिफेंस में हो, एग्रीकल्चर में हो, इकोनॉमी में हो, कोलैबोरेट कर रहे हैं। ओके, काउंटर टेररिज्म के फ्रंट में हो, कोलैबोरेट कर रहे हैं। ओके, तो हमने इसराइल के फेवर में भी वोट नहीं दिया है, अगेंस्ट में भी वोट नहीं दिया है, हमने स्टेन किया है। और अगर हम इस पैलेस्टाइन के फेवर में जाते हैं तो इससे क्या होता है, कंट्रीज लाइक ईरान, ओके, ये या फिर आपके सऊदी अरेबिया, ओके, देन यूएई, ये सभी देश ऑफेंड हो सकती है। तो इसीलिए हमने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी अपना बनाए रखा है। तो ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। ओके, इंडिया का जो स्टैंड है, क्या ये मॉरल है, इमॉरल है, एथिकल है, अनएथिकल है, ऐसा क्वेश्चन आपके जो एथिक्स इन आईआर होता है जीएस पेपर 4 उसमें पूछा जा सकता है। अगेन ये जीएस पेपर 2 में भी पूछा जा सकता है आईआर के पर्सपेक्टिव से।
चलिए देखते हैं आज के एनालिसिस का लास्ट आर्टिकल। डीआरडीओ डेवलपिंग 3 वेरिएंट ऑफ कुशा एयर डिफेंस सिस्टम। तो हम अपना खुद का कुशा एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप करने जा रहे हैं। ओके, तो ये डेवलप हो जाएगा बाई 2028 और 2030 में। तो 3 वेरिएंट होगा इसका, और वेरिएंट में आपके जो रेंज है उसमें डिफरेंसेस रहेंगे। तो अभी हाल ही में हम क्या कर रहे हैं, जो सबसे आपका एडवांस डिफेंस सिस्टम है S-400 का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसको हमने रशिया से परचेस किया है। ओके, और जिसका परफॉर्मेंस हमने हाल ही में जो ऑपरेशन सिंदूर था उसमें देखा। ओके, तो अभी ध्यान रखिएगा कि इंडिया क्या करना चाह रहा है कि डिफेंस को मॉडर्नाइज करना चाह रहा है, और जो एक्सपोर्ट की जो इंपोर्ट की डिपेंडेंसी है उसको घटा के हम आत्मनिर्भर अर्थात सेल्फ रिलायंट बनना चाह रहे हैं इन डिफेंस सेक्टर। तो उसी के लिए ये जो आपका इनिशिएटिव है वो लिया गया है। तो बाकी चीजें इसमें मेंशन की गई है, थोड़ा बहुत देखिएगा। बाकी इसमें अगर वेरिएंट देखें तो कुशा M1 है, कुशा M2 है एंड M3 है। इसका रेंज कितना है आप देख सकते हैं। ओके, प्राइमरी रोल इसका क्या रहेगा, थ्रेट लेवल। ओके, तो आपका जो कुशा M1 है, ये जो आपके ड्रोन के थ्रेट है, एयरक्राफ्ट क्रूज मिसाइल के थ्रेट है, उसको टारगेट कर सकेगा। इसका ट्रायल आपका 2025 तक हो जाएगा और इंडक्शन होगा 2028 में। 2028 तक हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, एज वेल एज हम इसको आपका एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। ओके, देन कुशा M2, इसका रेंज आप देख सकते हैं इससे ज्यादा है, 200 किलोमीटर तक है। तो इसका ट्रायल 2026 तक कंप्लीट होगा। और M3 जो है ये आपके जो S-400 है उसके लगभग का इसका रेंज रहेगा। ओके, जिसका ट्रायल 27 तक होगा और इंडक्शन किया जाएगा बाई 2030, मतलब शामिल किया जाएगा। ओके, तो इसी के साथ ये अभी जो आर्टिकल है कैसे काम आएगा, कुशा किसने डेवलप किया है, कौन डेवलप कर रहा है, ये पूछा जा सकता है। कितने वेरिएंट है, वेरिएंट के नाम पूछे जा सकते हैं, इनका रेंज पूछा जा सकता है। तो ये चीजें थोड़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी। फिर S-400 500 के बारे में भी कोई स्टेटमेंट बेस्ड प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मेंस में ओवरऑल आपको किस तरीके से हम डिफेंस के सेगमेंट में भी सेल्फ रिलायंट बनने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम विकसित भारत बन सके बाय 2047। ओके, तो उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इन जनरल विकसित भारत के बारे में पूछा गया तो उसमें आप डिफेंस में हम कैसे स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहे हैं और कितने दूर सफल हो रहे हैं उसके बारे में आप मेंशन कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे डिफरेंट आर्टिकल के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।